मंजिल विद अंसारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपी टेट के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर एक जबरदस्त प्रीमियम मॉक टेस्ट करने जा रहे हैं। ये सवाल आपकी तैयारी को वाकई नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो हर सवाल पर वीडियो को पॉज करके अपना जवाब जरूर सोचिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सवाल। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो आखिर किस पर आधारित है? आपके ऑप्शंस है ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। जरा ध्यान से सोचिए इसका जवाब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। देखिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। खेल विधि बच्चों की जो नेचुरल साइकोलॉजिकल ज़रूरतें होती हैं ना, उस पर बनी है। खेल के जरिए बच्चे बिना किसी तनाव के फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से डेवलप होते हैं। तो याद रखिएगा, प्राइमरी लेवल पर खेल खेल में सीखना असल में मनोवैज्ञानिक विकास का ही एक रूप है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? क्या ये ए एक मानसिक विकार है, बी गणितीय विकार है, सी पठन विकार है, या डी एक व्यवहारिक विकार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये एक पठन विकार यानी रीडिंग डिसऑर्डर है। ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसलेक्सिया कोई दिमागी बीमारी या बिहेवियर की प्रॉब्लम नहीं है। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें दिमाग को भाषा को प्रोसेस करने में मुश्किल होती है, जैसे अक्षरों को पहचानने में, सही स्पेलिंग लिखने में या शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आना। अब आ रहा है एक बहुत ही अहम सवाल जो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से जुड़ा है। सवाल नंबर 3, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विकसित विधियों द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, या डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। यही तो समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है। जब हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं तो विशेष जरूरतों वाले बच्चे असल दुनिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं, और साथ ही दूसरे बच्चों में भी उनके लिए सहानुभूति और समझ बढ़ती है। हमेशा याद रखिए, अलगाव बांटता है और समावेश मजबूत बनाता है। अच्छा, अब इस सवाल के बारे में आपका क्या ख्याल है? सवाल नंबर 4, अधिगम के प्रक्रम में यानी सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण या मोटिवेशन का क्या रोल है? ए ये सीखने वालों की मेमोरी को तेज करता है, बी ये पुरानी लर्निंग को नई लर्निंग से अलग करता है, सी ये एक ही दिशा में सोचने में मदद करता है, या डी ये नए सीखने वालों में सीखने के लिए इंटरेस्ट पैदा करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी। सीधी सी बात है, मोटिवेशन सीखने की प्रक्रिया का इंजन है। इसके बिना तो लर्निंग की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। यही वो पहली चिंगारी है जो किसी भी इंसान में सीखने की जिज्ञासा जगाती है। मशहूर साइकोलॉजिस्ट स्किनर ने तो मोटिवेशन को सीखने का सुपर हाईवे कहा था। चलिए अब एक सिचुएशन बेस्ड सवाल देखते हैं। प्रश्न 5, कक्षा 5 के एक बच्चे को कम दिखाई देता है। आप उसके साथ क्या करेंगे? ए उसे आसान काम देकर बाकी के लिए माफ कर देंगे, बी उसके माता पिता और दोस्तों से उसकी मदद करने को कहेंगे, सी उसके साथ नॉर्मल बर्ताव करेंगे और ऑडियो सीडी से मदद करेंगे, या डी क्लास में उसके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे? यहाँ सबसे सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, एक बहुत ज़रूरी बात है, बच्चे को हमारी सहानुभूति यानी सिंपैथी नहीं बल्कि समानुभूति यानी एम्पैथी चाहिए। उसके साथ जब आप सामान्य व्यवहार करते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता है। स्पेशल ट्रीटमेंट उसे दूसरों से अलग महसूस करा सकता है, और ऑडियो सीडी जैसी टेक्नोलॉजी उसे बिना किसी भेदभाव के सीखने में पूरी मदद करती है। क्या बात है, आधा टेस्ट तो पार हो गया है, बस 5 सवाल और बचे हैं। अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखिए, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए दूसरे हाफ की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 6, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सामग्री के किस ग्रुप में रखा जा सकता है? ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, या डी इनमें से कोई नहीं? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम से जुड़ा एक बेसिक सवाल है। इसका जवाब बिल्कुल सीधा और सरल है, ऑप्शन बी दृश्य साधन।
इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। हम टीएलएम को इस बेस पर क्लासिफाई करते हैं कि वो हमारी कौन सी इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक बोर्ड से कोई आवाज तो आती नहीं, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, इसीलिए ये पूरी तरह से एक विजुअल एड है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर, जो टीचिंग स्किल्स के बारे में है। इनमें से कौन सी चीज शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ए. श्यामपट्ट पर लिखना, बी. प्रश्नों को हल करना, सी. प्रश्न पूछना, या फिर डी. ऊपर दिए गए सभी। और आप बिल्कुल सही हैं, इसका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। देखिए, एक बेहतरीन टीचर बनना किसी एक स्किल का काम नहीं है, ये तो कई सारे स्किल्स का संगम है। ब्लैक बोर्ड पर अच्छे से लिखना यानी प्रेजेंटेशन स्किल, मुश्किल सवालों को हल करना यानी एक्सप्लेनेशन स्किल, और अच्छे सवाल पूछना यानी इंटरैक्शन स्किल, ये सब एक अच्छे टीचर की पहचान है। अब देखते हैं इस सवाल का जवाब आप क्या देते हैं। सवाल नंबर 8, कक्षा में जो विद्यार्थी बार बार प्रश्न पूछते हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? ए. उन्हें क्लास के बाद टीचर से मिलने की सलाह देनी चाहिए। बी. उन्हें डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी. उन्हें लगातार सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। या डी. उन्हें खुद से जवाब ढूंढने के लिए कहना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, जब कोई बच्चा सवाल पूछता है ना, तो ये इस बात का सबूत है कि उसका दिमाग एक्टिव है, वो जिज्ञासु है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक टीचर का काम है कि वो इस जिज्ञासा को और हवा दे, उसे कभी भी हतोत्साहित ना करे। इसी से क्लास का माहौल डेमोक्रेटिक बनता है और बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। अब एक सवाल शिक्षा के इतिहास और दर्शन से। सवाल नंबर 9, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस है ए. टी.पी. नन ने, बी. स्पेंसर ने, सी. फ्रोबेल ने, या डी. मॉन्टेसरी ने। इसका सही उत्तर है सी. फ्रोबेल। जी हाँ, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने साल 1840 में जर्मनी में दुनिया का सबसे पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। किंडरगार्टन शब्द का मतलब ही होता है बच्चों का बगीचा। उनकी सोच ये थी कि बच्चे खिलते हुए पौधों की तरह है और टीचर एक माली है जो उनकी देखभाल करता है ना? कितनी खूबसूरत सोच। और अब आ गया है इस सेट का आखिरी सवाल, जो एक टीचर के तौर पर आपकी सोच को परखेगा। सवाल नंबर 10, एक अभिभावक आपसे स्कूल में मिलने के लिए कभी नहीं आते। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ए. आप बच्चे को इग्नोर करेंगे। बी. आप अभिभावक को चिट्ठी लिखेंगे। सी. आप खुद उनसे मिलने जाएंगे। या डी. आप बच्चे को सजा देना शुरू कर देंगे। और इस टेस्ट का अंतिम और सबसे सही जवाब है ऑप्शन सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच दिखाता है। एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं होती। अगर पेरेंट्स किसी वजह से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एक अच्छे टीचर का कर्तव्य है कि वो खुद पहल करे और बच्चे के घर का माहौल और उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश करे। और इसी के साथ हमारा सेट 1 यहीं पूरा होता है। आपका स्कोर क्या रहा, नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये मॉक टेस्ट आपको सच में फायदेमंद लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। होता है हमारा मेन चैलेंज, सवाल नंबर 11 से 20 तक। एकदम ध्यान से सुनिएगा, ये रहा पहला सवाल। सवाल नंबर 11 है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। मतलब आज के समय में बचपन को कैसे देखा जाता है। ऑप्शंस हैं ए. बच्चे प्राप्य वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी. बच्चों को युवा प्राप्य वयस्कों के रूप में माना जाता है। सी. बचपन आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है। या फिर डी. बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। थोड़ा रुककर सोचिए, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ना, वो मानती है कि बचपन सिर्फ बड़े होने का वेटिंग पीरियड नहीं है। अरे नहीं, ये तो ग्रोथ और बदलाव का एक बहुत ही यूनिक, एक खास दौर है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक हर तरह का विकास इसी में तो होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, अब अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 12, एक टीचर को 5वीं क्लास के बच्चों को एक रीडिंग टेस्ट के लिए तैयार करना है, तो सबसे अच्छी सलाह क्या होगी? ऑप्शंस देखते हैं। ए. बच्चों को ये बताना कि टेस्ट बहुत बहुत जरूरी है। बी. पिछली परीक्षा से मेन क्वेश्चंस को मार्क कर देना। सी. जो बच्चे पढ़ने में थोड़े कमजोर हैं, सिर्फ उनको ट्रेनिंग देना। या डी. टेस्ट में जिस तरह के सवाल आते हैं उसी तरह के सवालों की प्रैक्टिस कराना। बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन डी। देखिए, सबसे जरूरी चीज है बच्चों को एग्जाम के पैटर्न से फेमिलियर कराना। जब वो एक जैसे सवालों की प्रैक्टिस करते हैं तो उनका डर खत्म हो जाता है।
घबराहट कम होती है और जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस अपने आप सुधर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13। सोचिए, एक बच्चा जो ऐसे घर से आता है जहां का माहौल थोड़ा असंगठित है, उससे सबसे ज्यादा मुश्किल कहां होगी? ए, जो पार्ट अच्छी तरह से बने हुए हैं उनमें। बी, इंडिपेंडेंट स्टडी यानी खुद से पढ़ने में। सी, जब उसे प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं। या डी, प्रैक्टिस वर्कबुक्स में। क्या लगता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वतंत्र अध्ययन में। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को घर पे एक स्ट्रक्चर्ड माहौल नहीं मिलता, उनमें अक्सर सेल्फ डिसिप्लिन और बेसिक स्किल्स की थोड़ी कमी रह जाती है। तो बिना किसी बाहरी मदद के अकेले बैठकर पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगले सवाल के लिए तैयार? अब है सवाल नंबर 14। मान लीजिए क्लास में एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो एक टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए? ए, बस उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। बी, क्लास का हर काम उसी से करवाना चाहिए। सी, उसे इस तरह मोटिवेट करना चाहिए कि वो और भी ज्यादा तरक्की कर सके। या डी, उसके पेरेंट्स को बस इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हाँ, तो सही तरीका है ऑप्शन सी। देखिए, टीचर का काम सिर्फ तारीफ करना नहीं होता। असली काम तो ये है कि उस इंटेलिजेंट बच्चे को थोड़े चैलेंजिंग टास्क दिए जाएं, उससे मोटिवेट किया जाए ताकि वो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। उसका विकास रुकना नहीं चाहिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 15। अगर क्लास में कुछ स्टूडेंट्स का पढ़ने का मूड ही नहीं है तो क्या करना चाहिए? ए, जबरदस्ती पढ़ने के लिए मजबूर करेंगे। बी, उन्हें क्लास से बाहर जाने को कहेंगे। सी, प्रिंसिपल को बताने की धमकी देंगे। या फिर डी, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ मजेदार बातें बताएंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। सीधी सी बात है, रेडीनेस टू लर्न सबसे जरूरी चीज है। मतलब सीखने के लिए तैयार होना। डांटने या सजा देने से कुछ नहीं होता। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि वो टॉपिक को बच्चों के इंटरेस्ट से जोड़ दे, उसे इतना इंटरेस्टिंग बना दे कि बच्चों का ध्यान अपने आप पढ़ाई पर वापस आ जाए। चलिए अब सवाल नंबर 16 पर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16। वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा किसी चीज या घटना के बारे में लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है? ऑप्शंस हैं ए, संवेदन प्रणोद अवस्था। बी, औपचारिक अवस्था। सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। या डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। याद रखिए, जीन पियाजे के हिसाब से 7 से 11 साल की उम्र में, यानी इस स्टेज में, बच्चा अपने सामने रखी ठोस मतलब कॉन्क्रीट चीजों को देखकर ही लॉजिक लगा पाता है। बहुत बढ़िया, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17। बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के 4 क्लियर स्टेजेस किसने बताए थे? ए, कोलबर्ग ने। बी, एरिक्सन ने। सी, स्किनर ने। या डी, पियाजे ने। ये तो एक क्लासिक सवाल है, ये तो पता ही होना चाहिए। और सही जवाब, जैसा कि ज्यादातर लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी, पियाजे हैं। जी हां, उन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये 4 स्टेजेस दी थीं: संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 18। छोटे बच्चों की लर्निंग में पेरेंट्स का रोल कैसा होना चाहिए? ए, निषेधात्मक मतलब हर बात पर मना करने वाला। बी, अग्र सक्रिय यानी प्रोएक्टिव। सी, संवेदनात्मक यानी बहुत इमोशनल। या डी, उदासीन मतलब कोई मतलब ही नहीं रखना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अग्र सक्रिय। मतलब पेरेंट्स को प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रॉब्लम आने का इंतजार नहीं करना है, बल्कि पहले से ही बच्चों को सही गाइडेंस और डायरेक्शन देना है। ठीक है, हम लोग अब आखिर के कुछ सवालों पर हैं। ये रहा अगला सवाल। बस 2 सवाल और। सवाल नंबर 19 है, बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे अच्छे से कहां डिफाइन किया जा सकता है? ए, खेल के मैदान में। बी, स्कूल और क्लासरूम में। सी, ऑडिटोरियम में। या डी, घर पर। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, स्कूल और क्लासरूम में। क्योंकि देखिए, स्कूल और क्लासरूम ही वो जगह हैं जहां एक टीचर एक सिस्टमैटिक तरीके से बच्चे की मेंटल एबिलिटी, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को रेगुलरली असेस कर सकता है, मतलब जांच सकता है। और अब इस टेस्ट का फाइनल क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, सवाल नंबर 20। इनमें से कौन सी चीज मोटिवेटेड टीचिंग का एक साइन मानी जाती है? ए, क्लास में बच्चों की ज्यादा से ज्यादा अटेंडेंस। बी, टीचर जो रिमेडियल वर्क देता है वो। सी, जब स्टूडेंट्स खुद सवाल पूछते हैं। या डी, क्लास में एकदम सन्नाटा या बोरियत। इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सोचिए, जब बच्चे क्लास में सवाल पूछते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि वो सिर्फ पैसिव होकर सुन नहीं रहे, वो एक्टिवली सीख रहे हैं। उनके अंदर जानने की इच्छा है और इसका मतलब टीचिंग कामयाब हो रही है। सवाल नंबर 21, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि मतलब उनका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है ए, श्यामपट्ट का इस्तेमाल करना, बी, डिस्कशन करना, सी, कहानी सुनाना, या फिर डी, सवाल पूछना। सोचिए जरा, क्या हो सकता है सही जवाब? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रश्न पूछना। देखिए, जब एक टीचर सवाल पूछता है ना, तो स्टूडेंट्स सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं रहते, वो एक्टिव हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। इससे क्लास में उनकी रुचि भी बनी रहती है और उनकी उत्सुकता भी। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22 है, विद्यार्थियों को स्कूल में खेलना क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए कहता है कि ये उन्हें फिजिकली मजबूत बनाएगा, बी, इससे टीचर्स का काम आसान होगा, सी, ये टाइम पास करने में मदद करेगा, या फिर डी, इससे उनमें सहयोग और संतुलन की भावना का विकास होगा। और बिल्कुल सही जवाब है डी। ये बात याद रखने वाली है कि खेल का मतलब सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता। जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो वो सहयोग करना सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं और एक तरह का सामाजिक संतुलन भी बनता है। ये सब उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगला सवाल नंबर 23, परिवार यानी फैमिली किस चीज का साधन है? ए, अनौपचारिक शिक्षा का मतलब इनफॉर्मल एजुकेशन का, बी, औपचारिक शिक्षा का यानी फॉर्मल एजुकेशन, सी, गैर औपचारिक शिक्षा का, या डी, दूरस्थ शिक्षा का। तो परिवार हमें किस तरह की शिक्षा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनौपचारिक शिक्षा का। इसको ऐसे समझिए, कहते हैं ना कि परिवार ही बच्चे की पहली पाठशाला है। यहाँ कोई फिक्स सिलेबस या टाइम टेबल नहीं होता, बच्चा बस अपने आप नेचुरली अपने जीवन के पहले पाठ सीखता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24, एक टीचर स्टूडेंट्स में सोशल वैल्यूज कैसे डेवलप कर सकता है? ए, महान लोगों के बारे में बताकर, बी, उनमें अनुशासन की भावना जगाकर, सी, खुद एक आदर्श की तरह व्यवहार करके, या फिर डी, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाकर। तो देखिए, इसका सबसे असरदार तरीका है ऑप्शन सी, आदर्श रूप में बर्ताव करना। क्यों? क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा नकल करके सीखते हैं। इसे ही तो सोशल लर्निंग थियरी कहते हैं, है ना? जब वो अपने टीचर को एक आइडियल की तरह बिहेव करते देखते हैं तो वो सबसे बड़ा सबक होता है उनके लिए। ओके, सवाल नंबर 25, एक टीचर के लिए सबसे जरूरी क्या है? ए, क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना, बी, क्लास में टाइम पर आना, सी, स्टूडेंट्स की मुश्किलों को दूर करना, या डी, एक अच्छा स्पीकर होना। सोचिए, एक टीचर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? और इसका सही जवाब है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। देखिए, टीचर का मेन मकसद क्या है? लर्निंग को आसान बनाना। तो जाहिर है स्टूडेंट्स की जो भी एकेडमिक परेशानियां हैं उन्हें सॉल्व करना ही एक टीचर का सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 26, मान लीजिए आपकी क्लास में एक हाइपर एक्टिव बच्चा है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव। उसे सही दिशा में कैसे लाएंगे? ऑप्शंस हैं, ए, उसे पहली बेंच पर बिठाकर उस पर कड़ी नजर रखेंगे, बी, उसे क्लास के कोने में बैठने को कहेंगे, सी, उसे ब्लैकबोर्ड साफ करने जैसा कोई छोटा मोटा काम दे देंगे, या डी, इनमें से कोई भी नहीं। और इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए, ऐसे बच्चों में एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो उस एनर्जी को दबाने की बजाय उसे सही जगह चैनलाइज करना चाहिए। जब हम उन्हें छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते हैं तो उनकी एनर्जी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कामों में लग जाती है। अब आते हैं सवाल नंबर 27 पर। सवाल थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग सामाजिक ग्रुप्स के लोगों के लिए बच्चों को जो नजरिया होता है वो आमतौर पर किस चीज पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है उनके माता पिता की सोच पर, बी, उनके दोस्तों की सोच पर, सी, टीवी के असर पर, या डी, उनके भाई बहनों की सोच पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। बिल्कुल, अपने शुरुआती सालों में बच्चे दुनिया को अपने पेरेंट्स की आंखों से ही तो देखते हैं। जो उनके माता पिता सोचते हैं, जैसा वो व्यवहार करते हैं, वही बच्चे का भी नजरिया बन जाता है। अच्छा, अब एक सिचुएशन बेस्ड सवाल है। सवाल नंबर 28, आपको कहा गया है कि अपनी क्लास में 2 स्लो लर्नर बच्चों को भी शामिल करें। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ए, मना कर देंगे,
बी, कहेंगे कि उन्हें किसी स्पेशल क्लास में बिठाया जाए। सी, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाने की नई टेक्निक सीखेंगे। या डी, इनमें से कुछ नहीं। और सही अप्रोच होगी ऑप्शन सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। यही तो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का मूल मंत्र है। टीचर को हर तरह के बच्चे को पढ़ाने के लिए खुद को तैयार करना होता है और इसके लिए जो भी जरूरी स्किल्स हैं वो सीखनी होती हैं। चलिए सवाल नंबर 29 देखते हैं। कहा जाता है कि एक टीचर को साधन संपन्न होना चाहिए। अब इस साधन संपन्न का मतलब क्या है? ए, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। बी, उसके बड़े बड़े अधिकारियों से कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। सी, उसके पास स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का ज्ञान होना चाहिए। या डी, वो स्टूडेंट्स के बीच बहुत फेमस होना चाहिए। इसका सही जवाब है सी। देखिए, टीचिंग के कॉन्टेक्स्ट में साधन संपन्न होने का मतलब पैसे या पावर से नहीं है। इसका मतलब है वैचारिक और बौद्धिक क्षमता से। टीचर के पास असल खजाना तो उसके ज्ञान का होता है, जिससे वो अपने स्टूडेंट्स की हर मुश्किल को हल कर सके। और लीजिए, हम आ गए हैं इस सेट के आखिरी सवाल पर। सवाल नंबर 30, बच्चों में इमोशनल एडजस्टमेंट यानी संवेगात्मक समायोजन किन चीज़ों में प्रभावी होता है? ए, पर्सनैलिटी बनाने में। बी, क्लासरूम टीचिंग में। सी, अनुशासन में। या फिर डी, इन सभी में। और इसका जवाब है डी, उपरोक्त सभी। सीधी सी बात है, अगर एक बच्चा इमोशनली बैलेंस्ड है तो उसका असर उसके डेवलपमेंट के हर हिस्से पे पड़ेगा। उसकी पर्सनालिटी बेहतर होगी, वो क्लास में ज्यादा ध्यान लगा पाएगा और वो सेल्फ डिसिप्लिन भी सीखेगा। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि आज के इस टेस्ट से हमने क्या सीखा। हमने देखा कि स्टूडेंट्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन कितना ज़रूरी है। हमने इंक्लूसिव एजुकेशन और एक टीचर के रोल मॉडल होने की बात की। और हाँ, घर का माहौल और बच्चों का इमोशनल बैलेंस, ये दोनों कितने क्रिटिकल है, ये भी समझा। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल सोचने वाला है कि अगर कोई नया टीचर है तो उसे इन सब कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहले किस चीज़ पर अपनी पकड़ मजबूत करनी चाहिए? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट एनालिसिस। उम्मीद है इससे सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक। मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ